वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे कि स्टेट मॉडल क्या होता है और इस स्टेट मॉडल का प्रयोग हम स्टेट स्पेस एनालिसिस में किसी भी सिस्टम के कैसे करते हैं। तो स्टेट मॉडल का मतलब होता है स्टेट को बताने वाला मॉडल। अब किसी भी सिस्टम का स्टेट मॉडल कलेक्टिवली रिफर करता है उसकी स्टेट इक्वेशन और आउटपुट इक्वेशन को, यानी आपके सिस्टम की स्टेट इक्वेशन और आउटपुट इक्वेशन मिल करके बनाती हैं स्टेट मॉडल। अब हमारे पास अगर मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सिस्टम है, यानी कि कोई मीमो सिस्टम है, मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट, यानी एक से ज़्यादा इनपुट होंगे और एक से ज़्यादा आउटपुट होंगे। तो हमारे पास एक मीमो सिस्टम है जिसमें दो इनपुट हैं। अब स्टेट एनालिसिस में एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि इनपुट को हम रिप्रेजेंट करते हैं U से। तो पहला इनपुट U1T नाम दे दिया, दूसरा इनपुट U2T नाम दे दिया अगर कंटिन्यूअस है तो, और अगर डिस्क्रीट है तो ये U1 के हो जाएगा और ये U2 के हो जाएगा। तो ये हमारे इनपुट्स हो गए। वैसे ही हमारे पास दो आउटपुट्स हैं, एक है Y1, दूसरा है Y2, और हमारे पास दो स्टेट वेरिएबल्स हैं जिसमें से पहले को हमने नाम दे दिया x1 और दूसरे को हमने नाम दे दिया x2। ये स्टेट वेरिएबल ही आपके सिस्टम के पास्ट को एस्टिमेट करेंगे, यानी आपके सिस्टम में पहले क्या क्या हो चुका है उसका हिसाब इन स्टेट वेरिएबल्स के पास होगा। तो जब भी आपको वो पास्ट रिफर करना है, आपको इन स्टेट वेरिएबल्स को रिफर करना पड़ेगा। हम दो ही स्टेट वेरिएबल लेके चल रहे हैं ताकि हमारा एनालिसिस अभी सिंपल हो। तो हमारे मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट यानी कि मीमो सिस्टम में, जो कि एक LTI सिस्टम भी है, दो इनपुट हैं, दो आउटपुट हैं और दो स्टेट वेरिएबल हैं। अब जब हम इसकी स्टेट इक्वेशन और आउटपुट इक्वेशन को कंसीडर करें, स्टेट इक्वेशन यानी जो नेक्स्ट स्टेट को बताए, आउटपुट इक्वेशन यानी जो नेक्स्ट आउटपुट को बताए। नेक्स्ट आउटपुट को बताएगा तो किसके हिसाब से बताएगा इससे पहले जो आपके सिस्टम पे इनपुट दिया गया है और इससे पहले आपके सिस्टम की जो स्टेट थी, यानी कि नेक्स्ट आउटपुट को एस्टिमेट करने के लिए हमें प्रीवियस इनपुट्स की ज़रूरत पड़ेगी और इसके साथ ही साथ प्रीवियस प्लस प्रेजेंट इनपुट की ज़रूरत पड़ेगी और इसके साथ साथ स्टेट वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपके जो पास्ट रिजल्ट्स हैं उनको ये स्टेट वेरिएबल्स एस्टिमेट करेंगे। तो अब हम इक्वेशन के फॉर्म में जब अपने आउटपुट को दिखाएंगे, नेक्स्ट आउटपुट को दिखाएंगे, तो उस केस में सपोज हम पहले आउटपुट की बात कर रहे हैं, अभी हमारा Y1T नेक्स्ट स्टेट का जो आउटपुट है ये डिपेंड करता है स्टेट वेरिएबल x1 और x2 पर। अब इक्वेशन लिखते वक्त हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, क्योंकि कोई भी सिस्टम अगर किसी के साथ प्रोपोर्शनल है तो उसका कुछ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होगा और उस केस में आप इसे लिखते हैं y इज इक्वल्स टू ax। तो हम मानते हैं कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट x1 के साथ है a11 x1 प्लस x2 के साथ है a12 x2, और इनपुट के साथ पहले इनपुट के साथ है B11, तो उस केस में ये हो जाएगा B11 U1T प्लस
दूसरे के साथ है B12, तो ये हो जाएगा B12 U2T। सिमिलरली दूसरे आउटपुट को जब आप लिखेंगे Y2T हो जाएगा आपका A21। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, हमने यहाँ पे A और B नाम दिया है, आप कोई और नाम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नंबरिंग का कन्वेंशन स्टैंडर्ड कन्वेंशन के हिसाब से अगर चलेगा तो आगे जब आप कैलकुलेशंस करेंगे तो वो सिंपल रहेगा। तो A21 यहाँ पर ये 1 रिफर करता है इनपुट के नंबर को और ये 2 रिफर करता है आउटपुट के नंबर को। कन्वेंशन जो है, जैसे इसमें हमने A12 लिखा है तो ये 1 रिफर करेगा आउटपुट के नंबर को और ये 2 रिफर करेगा इनपुट के नंबर को। तो ऐसा कन्वेंशन हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। तो Y2 के लिए जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो वो हो जाएगी A21 X1 प्लस A22 X2 प्लस B21 U1T प्लस B22 U2T। अब ये दोनों इक्वेशंस कहलाएंगी आउटपुट इक्वेशन आपके सिस्टम की, इस मीमो सिस्टम की। तो इस तरह से हमने आउटपुट इक्वेशन को रखा। अब इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन भी दिया जा सकता है। तो जब आप इस इक्वेशन को, आउटपुट इक्वेशन को मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे हो जाएगा Y1T और Y2T, राइट हैंड साइड पर कांस्टेंट के लिए हमने मैट्रिक्स बनानी है और पहला जो ये आप इनपुट वेक्टर हम जो बना रहे हैं इसमें लिखेंगे X1 और X2 प्लस इनपुट साइड की मैट्रिक्स साथ में होगा U1T और U2T। अब इन मैट्रिक्स में जो एंट्री होगी वो कांस्टेंट्स के हिसाब से होगी। तो Y1T हमारा है A11 X1 प्लस A12 X2। तो पहला एलिमेंट हो जाएगा A11, दूसरा एलिमेंट हो जाएगा A12। सिमिलरली Y2 में A21 और A22। इनपुट साइड का जब हम फिलअप करते हैं तो Y1T B11 U1 प्लस B12 U2 है। तो यहाँ पर आ जाएगा B11, यहाँ पर आ जाएगा B12। सिमिलरली सेकेंड रो में हो जाएगा B21 और B22। तो ये हमने अपनी आउटपुट इक्वेशन को, सिस्टम की आउटपुट इक्वेशन को मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन दे दिया है। अब मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन देने के बाद इस इक्वेशन को, जिसे हमने ए से रिप्रेजेंट किया है, इस इक्वेशन को कहा जाता है, इस मैट्रिक्स को कहा जाता है आउटपुट मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स को कहा जाता है ट्रांसमिशन मैट्रिक्स। तो अब ये जो हमें मैट्रिक्स मिल गई, इसमें ये मैट्रिक्स हो गई आपकी आउटपुट मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स आपकी हो गई ट्रांसमिशन मैट्रिक्स, इसको कहा जाता है ट्रांसमिशन मैट्रिक्स। इसके साथ ही साथ ये स्टेट वेक्टर्स का, स्टेट वेरिएबल्स का सेट है जिसे कहा जाता है स्टेट मैट्रिक्स या स्टेट वेक्टर इसे कहा जाता है। ये आपका स्टेट वेक्टर हो गया, क्योंकि स्टेट वेरिएबल्स का जो कॉम्बिनेशन होता है ये कहलाता है स्टेट वेक्टर। और ये आपके इनपुट्स का कॉम्बिनेशन है जिसे कहा जाएगा कंट्रोल वेक्टर। तो जब आपने आउटपुट का एनालिसिस किया स्टेट मॉडलिंग के लिए तो आपको आउटपुट मैट्रिक्स मिली, स्टेट वेक्टर मिला, ट्रांसमिशन मैट्रिक्स मिली और कंट्रोल वेक्टर मिला। अब इन मैट्रिक्स को शॉर्ट में लिखने के लिए हम इसे लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू
ए एक्स प्लस बी यू, जहां पर ए आउटपुट मैट्रिक्स, एक्स स्टेट वेक्टर, बी ट्रांसमिशन मैट्रिक्स और यू कंट्रोल वेक्टर को रिफर करता है। इस कन्वेंशन में ए और बी की जगह आप कोई और अल्फाबेट भी ले सकते हैं। कुछ बुक्स में आपको यहाँ पर ए और बी की जगह सी और डी दिखेगा, तो वो भी सही है। वेक्टर आप जो आप ये रिप्रेजेंटेशन ले रहे हैं ये आप किसी भी अल्फाबेट का ले सकते हैं। तो इस तरह से हमने आउटपुट का एनालिसिस कर लिया, आउटपुट इक्वेशंस बनाई और आउटपुट के रिस्पेक्टिव मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन किया। बिल्कुल इसी तरह से हमें अब स्टेट वेरिएबल्स को यूज करके स्टेट इक्वेशन को बनाना है। अब आउटपुट इक्वेशन बनाने के बाद हम बनाएंगे स्टेट इक्वेशन। स्टेट इक्वेशन आपके सिस्टम की बताती है सिस्टम की नेक्स्ट स्टेट को, और ये स्टेट इक्वेशन डिपेंड करती है सिस्टम की प्रेजेंट स्टेट और इसके इनपुट्स पर। प्रेजेंट स्टेट और इनपुट को यूज करके हम जब डिफाइन करते हैं नेक्स्ट स्टेट को इक्वेशन के माध्यम से, तो उसे कहा जाता है स्टेट इक्वेशन। अब इस स्टेट इक्वेशन को बनाने के लिए हमारे पास सिस्टम की प्रेजेंट स्टेट है जिसे हमने रिप्रेजेंट किया है x1 और x2 से। इनपुट है जिसे हमने रिप्रेजेंट किया है u1t और u2t से। नेक्स्ट स्टेट का एस्टिमेशन करते समय आपको ये पता होना चाहिए कि आपका सिस्टम कंटीन्यूअस टाइम सिस्टम है या डिस्क्रीट टाइम सिस्टम है। कंटीन्यूअस टाइम सिस्टम के केस में नेक्स्ट स्टेट को हम डिफरेंशियल के माध्यम से दिखाते हैं। यानी अगर हम स्टेट वेरिएबल x1 की बात करें तो इसकी नेक्स्ट स्टेट होगी dx1 बाय dt। तो नेक्स्ट स्टेट को कंटीन्यूअस टाइम सिस्टम के केस में रिप्रेजेंट किया जाता है डिफरेंशियल, फर्स्ट डिफरेंशियल से, जिसे हम x के ऊपर एक डॉट बना करके भी रिप्रेजेंट करते हैं। यानी x1 के ऊपर बना हुआ डॉट हमें बताता है कि ये dx बाय dt है, dx1 बाय dt है। तो कंटीन्यूअस टाइम सिस्टम के केस में नेक्स्ट स्टेट को पता लगाने के लिए, नेक्स्ट स्टेट को लिखने के लिए हम लिखते हैं dx1 बाय dt x1 स्टेट वेरिएबल के लिए और dx2 बाय dt x2 वेरिएबल के लिए। वहीं पर अगर आपका सिस्टम डिस्क्रीट टाइम सिस्टम है, तो चूंकि डिस्क्रीट टाइम सिस्टम के केस में हम सिस्टम की इक्वेशन जो लेते हैं वो डिफरेंस इक्वेशन होती है। तो डिफरेंस इक्वेशन होने के कारण डीटीएस सिस्टम में यानी कि डिस्क्रीट टाइम सिस्टम में नेक्स्ट स्टेट को दर्शाने के लिए हम लिखते हैं x1 k प्लस 1 अगर x1 वेरिएबल के लिए आप लिख रहे हैं, या x2 k प्लस 1 x2 वेरिएबल के लिए। तो जैसे जितने भी स्टेट वेरिएबल्स होंगे उनकी नेक्स्ट स्टेट को दिखाने के लिए हम x k प्लस 1 को यूज करेंगे, क्योंकि उस केस में हम स्टेट वेरिएबल को लिखेंगे x1 k या x2 k। तो डिस्क्रीट टाइम सिस्टम में नेक्स्ट स्टेट को दिखाने के लिए हम यूज करेंगे x k प्लस 1 का कन्वेंशन। अब इसके बाद सपोज हम कंटीन्यूअस टाइम सिस्टम लेकर के चल रहे हैं, तो उस केस में जब आप स्टेट इक्वेशन बनाएंगे तो जितने स्टेट वेरिएबल्स हैं आपके पास उतनी स्टेट इक्वेशंस बनेंगी। यानी हम लेके चले थे दो स्टेट वेरिएबल x1 और x2, तो हमारी दो स्टेट इक्वेशंस बनेंगी। स्टेट इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड हम अपने स्टेट वेरिएबल का डिफरेंशियल लेते हैं, फर्स्ट डिफरेंशियल। तो यहाँ पे हमने ले लिया x1 का डिफरेंशियल फर्स्ट और x2 का फर्स्ट डिफरेंशियल। इसके बाद
ये नेक्स्ट स्टेट डिपेंड करती है प्रेजेंट स्टेट पर यानी x1 और x2 पर और इनपुट पर यानी u1 और u2 पर। तो इनके प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट्स को अगर हम स्टेट के प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को c से और इनपुट के प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को d से रिप्रेजेंट करें, आप कोई और नाम भी ले सकते हैं, तो उस केस में ये स्टेट इक्वेशंस बनेंगी C11 x1 प्लस C12 x2। ये हमने स्टेट वेरिएबल से रिलेट कर दिया। इसके बाद इनपुट के लिए D11 U1 प्लस D22 U2, ये हमारी पहली स्टेट इक्वेशन बन गई। अब दूसरी स्टेट इक्वेशन बनाएंगे C21 x1 प्लस C22 x2 स्टेट वेरिएबल्स का कंट्रीब्यूशन और D21 U1t प्लस D22 U2t इनपुट का कंट्रीब्यूशन। तो अब हमारी दोनों स्टेट इक्वेशंस बन गई। इसमें जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को लिखने का तरीका है बिल्कुल आउटपुट इक्वेशन का कन्वेंशन लिया है हमने, यानी ये 1 रिप्रेजेंट करता है इसके 1 को और ये 1 रिप्रेजेंट करता है इसके 1 को। तो ये कन्वेंशन लेकर के हमने इनको नाम दिया है। अब इन स्टेट इक्वेशंस की सहायता से हम स्टेट मैट्रिक्स या इन इक्वेशंस का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन भी बना सकते हैं। तो वो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कैसे बनेगा, एक साइड पे आप लोगे जो वेक्टर वो x1 का पहला डिफरेंशियल और x2 का पहला डिफरेंशियल हो गया इक्वल टू। अब ये साइड हम लेंगे तो इसमें हमारी ये 4 क्रॉस ये हमारी मैट्रिक्स हो गई और इनपुट पे हमारे दो स्टेट वेरिएबल्स हैं हमारे पास x1 और x2। ये जो मैट्रिक्स बनेगी ये 2 क्रॉस 2 की होगी, जिसमें पहली रो में हम एंट्री करेंगे C11 और C12 की, क्योंकि हमारा x1 C11 x1 प्लस C12 x2 है। इसके बाद दूसरी रो में एंट्री होगी C21 और C22 की। इसके बाद आगे बढ़े तो एक और मैट्रिक्स हमारी बनेगी जो 2 क्रॉस 2 की होगी, जो इनपुट से रिलेटेड होगी। तो यहाँ पर हम इनपुट वेक्टर को मेंशन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इनपुट वेरिएबल्स। अब इसके बाद इस मैट्रिक्स में हम लिखेंगे D11 D12, साथ ही साथ यहाँ पर आ जाएगा D21 D22। तो ये हमने मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन दे दिया अपने स्टेट वेरिएबल्स को स्टेट इक्वेशन की सहायता से। इस मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में इसको कहा जाएगा स्टेट वेक्टर, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया है। इसको कहा जाएगा स्टेट वेक्टर, इसको कहा जाएगा जो इनपुट वेरिएबल्स हैं तो इसको कहा जाएगा कंट्रोल वेक्टर। ये जो मैट्रिक्स हमें मिल रही है यहाँ पर, ये जो C मैट्रिक्स हमें मिल रही है इसको कहा जाता है स्टेट मैट्रिक्स। इस C मैट्रिक्स को कहा जाएगा स्टेट मैट्रिक्स और इस D मैट्रिक्स को कहा जाएगा इनपुट मैट्रिक्स। ये हमारी इनपुट मैट्रिक्स है। तो इस तरह से हम अपनी स्टेट इक्वेशन को मैट्रिक्स के फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। और जब हम इस इक्वेशन को शॉर्ट में लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं x डिफरेंशियल इज इक्वल्स टू
सी एक्स प्लस डी यू। छोटा करके जब शॉर्ट फॉर्म में हम इस इक्वेशन को लिखना चाहें तो हम इसे लिख सकते हैं x का डिफरेंशियल इज इक्वल्स टू सी एक्स प्लस डी यू। तो अब इन कैलकुलेशन के बाद हमने अपने स्टेट का मॉडल बना लिया। स्टेट का मॉडल बना लिया यानी कि हमने स्टेट इक्वेशन को भी एस्टिमेट कर लिया और आउटपुट इक्वेशन को भी एस्टिमेट कर लिया। से स्टेट इक्वेशन शॉर्ट फॉर्म में लिखी जाएगी सी एक्स प्लस डी यू और आउटपुट इक्वेशन लिखी जाएगी ए एक्स प्लस बी यू। कुछ बुक्स में आपको इसका रिवर्स कन्वेंशन भी मिलेगा क्योंकि ए की जगह सी और बी की जगह डी मिलेगा, यानी उस केस में आपको बुक्स में जो कन्वेंशन मिलेगा वो है स्टेट इक्वेशन ए एक्स प्लस बी यू और आउटपुट इक्वेशन सी एक्स प्लस डी यू। ये कन्वेंशन आपको मिलेगा। तो दोनों ही सही है, आप इसमें नाम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ए जो मैट्रिक्स बनेगी वो आपकी स्टेट मैट्रिक्स होगी। ए जो यहां पर अगर इस इक्वेशन को अपन कंसीडर करें तो ए हमारी स्टेट मैट्रिक्स है, वहीं पर ये x रिप्रेजेंट करता है स्टेट वेक्टर को, x रिप्रेजेंट करता है स्टेट वेक्टर को, b हमारी इनपुट मैट्रिक्स है, b से हम अपनी इनपुट मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, u हमारा इनपुट वेक्टर है जिसको कंट्रोल वेक्टर भी कहा जाता है। तो u हमारा कंट्रोल वेक्टर हुआ। इसके बाद c हमारी आउटपुट मैट्रिक्स है जिसके साथ लगा हुआ है स्टेट वेक्टर, और d हमारी ट्रांसमिशन मैट्रिक्स है। ट्रांसमिशन मैट्रिक्स है D जिसके साथ आया हुआ है कंट्रोल वेक्टर। तो इन इक्वेशंस की सहायता से हम अपने स्टेट मॉडल को डिफाइन करते हैं। यहाँ पे इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम है तो फर्स्ट डिफरेंशियल आएगा, अगर डिस्क्रीट टाइम सिस्टम है तो फर्स्ट डिफरेंस आएगा। तो ये हमारी स्टेट इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करता है और ये हमारी आउटपुट इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। स्टेट इक्वेशन प्लस आउटपुट इक्वेशन बनाता है स्टेट मॉडल।